Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 106 The Rise of Modern West 1। ठीक है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जब आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है, ठीक है, आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी हम देखेंगे BHIC 106। ठीक है, तो इसके देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्या आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ट्रेड एंड एक्सचेंज इन 16th सेंचुरी यूरोप। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ट्रेड और एक्सचेंज बताना है इन 16th सेंचुरी यूरोप। सो द 16th सेंचुरी was a period of great economic change in Europe। यानी कि जो आपकी 16th सेंचुरी थी वो आपका एक ग्रेट इकोनॉमिक चेंज का पीरियड था इन द यूरोप। So trade and exchange expanded rapidly due to new geographical discoveries, growth of cities and the rise of powerful trading companies। जो आपका ट्रेड और एक्सचेंज था वो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा था क्योंकि नई जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, सिटीज का ग्रोथ हो रहा था एंड राइज ऑफ पावरफुल ट्रेडिंग कंपनीज। सो दिस पीरियड इज ऑफन नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न इकोनॉमी। जो आपका ये वाला पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली मॉडर्न इकोनॉमी। where long distance trade started shaping politics, society and culture। यानी कि जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसने स्टार्ट कर दिया शेप करना आपकी पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को और कल्चर को। एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड। So the most important change in the 16th century was the discovery of sea routes to Asia, Africa and Americas। यानी कि जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज था 16th सेंचुरी का वो था आपका डिस्कवरी ऑफ द सी रूट्स, एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और अमेरिकाज के लिए। सो आफ्टर 1492 यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन एंड पोर्चुगल बिगैन एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड्स। यानी कि 1492 के बाद क्या हुआ, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे कि स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, इन्होंने नई लैंड को एक्सप्लोर करना बिगेन कर दिया। पोर्चुगल्स कंट्रोल ट्रेड रूट्स अराउंड अफ्रीका टू इंडिया। पोर्चुगल क्या थे, उन्होंने कंट्रोल किया ट्रेड रूट को अफ्रीका से इंडिया तक। डीलिंग इन स्पाइसेस, silk and precious stones। Spain gained wealth from the Americas through silver, gold and agricultural products। और स्पेन को कहाँ से वेल्थ गेन हुई, अमेरिकाज से, थ्रू द सिल्वर, गोल्ड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो दिस ओवरसीज एक्सप्लोरेशन linked Europe with distant continents for the first time, increasing the global trade networks। यानी कि जो आपका ये ओवरसीज एक्सप्लोरेशन था इसने यूरोप को लिंक किया टू द डिस्टेंट कॉन्टिनेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क इंक्रीज हुआ। ग्रोथ ऑफ मर्चेंट कैपिटलिज्म। ड्यूरिंग दिस टाइम मर्चेंट्स बिकेम वेरी पावरफुल। इस टाइम पे क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे वो बहुत ही पावरफुल बन गए। दे वर नो लॉन्गर सिंपल ट्रेडर्स, दे इन्वेस्टेड मनी इन वॉयजेस, शिप्स एंड लार्ज ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। यानी कि अब ये ज़्यादा सिंपल ट्रेडर नहीं बचे थे, इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, मनी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था इन वॉयजेस, ships and large trading enterprises। So this system is called merchant capitalism। इस सिस्टम को बोलते हैं आपके merchant capitalism। Merchants from cities like Venice, Antwerp, Lisbon and Amsterdam played a major role in buying goods from one region and selling them in another। यानी कि जो आपके merchants थे जैसे कि वेनिस से हो गए, एंटवर्प से हो गए, लिस्बन से हो गए, एम्स्टरडैम से हो गए, इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। गुड्स को ये बाय करते थे फ्रॉम वन रीजन और दूसरे रीजन में सेल करते थे। They control the flow of spices, wool, silk, sugar and metals। As a result, trade becomes more organized and profitable। तो इसकी वजह से क्या हो, जो आपका ट्रेड था वो ऑर्गेनाइज बना और प्रॉफिटेबल बना। राइज ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन हुआ ऑफ अर्ली ट्रेडिंग कंपनीज।
दीज कंपनीज वर सपोर्टेड बाय किंग्स एंड गवर्नमेंट्स, इन कंपनीज को किंग्स और गवर्नमेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। दे रिसीव्ड स्पेशल राइट्स टू ट्रेड इन पर्टिकुलर रीजन, फॉर एग्जाम्पल द पोर्चुगीज कंट्रोल एशियन ट्रेड, पोर्चुगीज क्या करते थे, आपके एशियन ट्रेड को कंट्रोल करते थे, और स्पेनिश क्राउन क्या करते थे, मैनेज करते थे ट्रेड विद अमेरिकाज। सो लेटर नॉर्दर्न यूरोप सॉ द राइज ऑफ डच एंड इंग्लिश कंपनीज, बाद में क्या हुआ, आपके नॉर्दर्न यूरोप में हमें डच और इंग्लिश कंपनीज का राइज होने को मिलता है। सो दीज कंपनीज मेड ट्रेड सेफर, फास्टर एंड मोर सिस्टमैटिक, इन कंपनीज ने क्या किया, आपके ट्रेड को सेफर बनाया, फास्टर और सिस्टमैटिक बनाया। चेंजेस इन डोमेस्टिक ट्रेड, along with overseas trade, internal trade with Europe also expanded, यानी कि ओवरसीज ट्रेड तो बड़ा ही बड़ा आपका, पर उसके साथ साथ क्या हुआ, जो आपका इंटरनल ट्रेड था यूरोप में वो भी एक्सपैंड हुआ। न्यू मार्केट्स, फेयर्स एंड ट्रेड रूट्स कनेक्टेड रूरल एरियाज विद ग्रोइंग टाउन्स, नए नए मार्केट्स थे, नए नए फेयर्स, ट्रेड रूट, इन्होंने क्या किया, रूरल एरिया को कनेक्ट किया विद द ग्रोइंग टाउन्स। आइटम्स जैसे कि वूल, क्लोथ, वाइन, ग्रेन, मेटल टूल्स और सॉल्ट इन सबको वाइडली ट्रेड किया जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली आपकी इंग्लैंड की और नीदरलैंड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए थे। यूरोपियन पेजेंट्स प्रोड्यूस सरप्लस गुड्स फॉर द मार्केट, यूरोपियन पेजेंट्स क्या करते थे, जो भी उनका सरप्लस गुड्स होते थे उनको मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से आपकी कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीज हुई। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड मनी एक्सचेंज, ग्रोथ इन ट्रेड रिक्वायर्ड बेटर फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि ग्रोथ इन ट्रेड को क्या रिक्वायर होता है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम बेटर रिक्वायर होते हैं। बैंकिंग फैमिलीज सच एज फगर्स एंड द मेडिशी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपके बैंकिंग फैमिलीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए, और वो प्रोवाइड करते थे लोन्स फॉर द ट्रेड, issued bills of exchange and helped merchants move money safely across the regions. So the use of coins increased. इस टाइम पे क्या हुआ था, आपके coins का जो uses था वो increase हुआ, and new forms of credit made trade easier. अब यहाँ पे क्या हुआ, नए नए फॉर्म का क्रेडिट आया, जिसकी वजह से ट्रेड ईजियर बना। दिस फाइनेंशियल रिवोल्यूशन स्ट्रेंथेंड द यूरोपियन इकोनॉमिक्स। इन कंक्लूजन we can say that in the 16th century यूरोप experienced a major expansion in trade and exchange, यानी कि 16th century में क्या हुआ, आपका यूरोप में एक मेजर एक्सपेंशन हुआ ट्रेड और एक्सचेंज में। ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, पावरफुल मर्चेंट्स, ट्रेडिंग कंपनीज एंड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफॉर्म्ड यूरोप इनटू अ मेजर ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर। यूरोप क्या बन गया था, आपका एक मेजर ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर बन गया। This laid the foundation for modern economic growth and rise of European powers in the centuries that followed। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉलोनियल एम्पायर्स, यानी कि जो आपके पोर्चुगीज और स्पेनिश एम्पायर्स थे, ठीक है, इनका क्या नेचर था। सो द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉलोनियल एम्पायर्स वर अमंग द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल यूरोपियन एम्पायर्स स्टार्टिंग इन द लेट 15th सेंचुरी, यानी कि जो आपके पोर्चुगीज और स्पेनिश कॉलोनियल एम्पायर्स थे ये सबसे अर्लीस्ट एम्पायर्स थे और मोस्ट पावरफुल यूरोपियन एम्पायर्स थे, जो कि लेट 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। बोथ कंट्रीज एक्सप्लोर द वर्ल्ड टू एक्सपैंड ट्रेड, स्प्रेड रिलीजन एंड गेन वेल्थ। दोनों ही कंट्रीज ने क्या किया, वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया ताकि वो अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सके, अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सके और वेल्थ को गेन कर सके। बट दे हैड डिफरेंट अप्रोचेस एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, पर उनके क्या थे, अलग अलग अप्रोच थे और अलग अलग एरियाज थे इन्फ्लुएंस के। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द पोर्चुगीज एम्पायर। The Portuguese Empire began with the explorers like Prince Henry the Navigator, वास्को डिगामा एंड पेड्रो अल्वारास कैबरल, यानी कि जो आपके पोर्चुगीज एम्पायर थे उनके अलग अलग एक्सप्लोरर्स थे, जैसे कि आपका प्रिंस हेनरी द नेविगेटर हो गया, वास्को डिगामा हो गया, पेड्रो अल्वारास कैबरल हो गया। पोर्चुगल फोकस मेनली ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ब्राजील इन साउथ अमेरिका, यानी कि जो आपके पोर्चुगल थे उन्होंने मेनली कहाँ पे फोकस किया, ऑन द कोस्ट लाइन्स ऑफ अफ्रीका हो गए, इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गए, साउथ ईस्ट एशिया हो गया एंड ब्राजीलियन साउथ अमेरिका। So the Portuguese were mostly interested in controlling the trade routes and ports rather than conquering large inland territories, यानी कि जो आपके पोर्चुगीज थे वो क्या थे, वो इंटरेस्टेड थे कि वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करें एंड पोर्ट्स को कंट्रोल करें रादर देन कि वो लार्ज इनलैंड टेरिटरीज को कॉन्कर करें। सो द सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट कॉल्ड फैक्ट्रीज, तो उन्होंने क्या किया, अपने
ट्रेडिंग पोस्ट को सेटअप किया, जिनको उन्होंने फैक्ट्रीज बोला, जहाँ पे कि उनके गुड्स जैसे कि स्पाइसेस, गोल्ड, स्लेव्स, उनको बॉट किया जाता था और सोल्ड किया जाता था. सो देयर एम्पायर वॉज स्मॉल इन पॉपुलेशन बट स्ट्रैटेजिक इन लोकेशन. उनका एम्पायर क्या था, बहुत ही स्मॉल था पॉपुलेशन में, पर बहुत ही स्ट्रैटेजिक था आपकी लोकेशन में. सो रिलीजन ऑल्सो प्लेड अ रोल. रिलीजन ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. एंड मिशनरीज often accompany traders to spread Christianity. तो मिशनरीज क्या करते थे, अकम्पनी करते थे ट्रेडर्स को ताकि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकें. Now we will look at the Spanish Empire. So the Spanish Empire was larger and more focused on conquering and ruling over vast territories. जो आपका स्पेनिश एम्पायर था वो बहुत लार्जर था और वो फोकस्ड था किस पे, कि वो कॉन्कर करे और रूल करे ओवर द वास्ट टेरिटरीज. आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस रीच द अमेरिकास इन 1492, यानी कि आपको जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो अमेरिका पहुंचे 1942 में. ठीक है. स्पेन कॉलोनाइज लार्ज पार्ट ऑफ द कैरिबियन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड इवेंचुअली द फिलीपींस. स्पेन ने क्या किया, बहुत सारे पार्ट को जो कि आपका कैरिबियन का था, सेंट्रल और साउथ अमेरिका था और फिलीपींस, इन सबको कॉलोनाइज किया. स्पेनिश एम टू कंट्रोल लैंड एंड रिसोर्सेज, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर. स्पेनिश क्या करते थे, वो एम करते थे कि वो लैंड और रिसोर्सेज को कंट्रोल करें, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को. दे बिल्ड टाउन्स, established government and created a colonial society with Spanish rulers, indigenous peoples and African slaves. उन्होंने क्या किया, टाउन्स को बिल्ड किया, गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया और एक कॉलोनियल सोसाइटी को क्रिएट किया विद द स्पेनिश रूलर, इंडिजिनियस पीपल एंड अफ्रीकन स्लेव्स. So the Spanish Empire was more about settlement and administration compared to the Portugal focus on trade. यानी कि जो आपका स्पेनिश एम्पायर था उनका क्या था, वो बहुत फोकस थे आपके सेटलमेंट पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे, एज कम्पेयर टू जो कि आपके पोर्चुगीज थे वो फोकस थे आपके ट्रेड पे. सो द कैथोलिक चर्च वाज सेंट्रल टू स्पेनिश कॉलोनाइजेशन, converting native population to Christianity and supporting the crown's authority. Now we will look what is the comparison between the two. So while both empires sought wealth and religious influence, यानी कि दोनों ही एम्पायर ने क्या किया, वेल्थ और रिलीजियस इन्फ्लुएंस को ठीक है सॉर्ट किया. बट जो पोर्चुगल थे वो ट्रेड पे एम्फोसाइज करते थे और नेवल कंट्रोल पे एम्फोसाइज करते थे, बल्कि जो आपके स्पेन थे उन्होंने एम्फोसाइज किया आपके लैंड कॉन्क्वेस्ट पे और गवर्नेंस पे. So the Portuguese Empire was scattered across different continents and mainly coastal, making it harder to govern it. यानी कि जो आपके पोर्चुगीज एम्पायर था वो बहुत ही स्कैटर्ड था ऑल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एंड मेनली कोस्टल एरियाज, जहाँ जिसकी वजह से उसको गवर्न करना बहुत हार्ड होता था. स्पेनिश एम्पायर वॉज मोर सेंट्रलाइज, यानी कि जो आपका स्पेनिश एम्पायर था वो सेंट्रलाइज था विद लार्ज टेरिटरीज अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. Both empires used native labor and enslaved African, but the scale was much larger in Spanish America. यानी कि दोनों ही एम्पायर ने क्या किया, नेटिव लेबर को यूज़ किया और एंस्लेव्ड अफ्रीकन को यूज़ किया, बट जो स्केल था जिसमें कि स्पेनिश अमेरिका ने यूज़ किया वो बहुत ही लार्जर था. Now we will look what is the impact. So both empires had a long lasting impact on language, कल्चर एंड रिलीजन. जो दोनों ही एम्पायर थे उनका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है आपके लैंग्वेज पे, कल्चर पे और रिलीजन पे. पोर्चुगीज इज स्पोकन इन ब्राज़ील एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, वाइल स्पेनिश इज स्पोकन इन मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका. यानी कि जो पोर्चुगीज है आपके उसको ब्राज़ील और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में स्पोक किया जाता है और स्पेनिश क्या है आपके मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका में स्पोक की जाती है. सो दे ऑल्सो चेंज ग्लोबल ट्रेड, introduced new crops and animals, and created a network connecting Europe, Africa, Asia, and the Americas. In summary, we can say that the Portuguese and the Spanish empires were similar in their pursuit of wealth and spreading Christianity, but they differed in strategy. इनकी strategy differ करती थी. Portuguese focus on trade and ports. Portuguese ने आपका trade और ports पे focus किया था, while Spain focused on conquest and territorial control. Now we will move to the next question. Write a note on the social structure and the institutions in the early modern West. यानी कि आपको जो अर्ली मॉडर्न वेस्ट था उस टाइम पे आपका सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन कैसे थे वो अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है. ठीक है. इन इंट्रोडक्शन, so the early modern period in the West refers to the times between the 15th and 18th century. यानी कि जो आपका अर्ली मॉडर्न पीरियड है वेस्ट में उसको रेफर करते हैं जो टाइम था आपका 15 से 18 सेंचुरी के बीच का. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग पीपल लाइफ. इस टाइम पे क्या था आपका
सोसाइटी एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज थी। अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्या थे, एक मेजर रोल प्ले करते थे इन शेपिंग द पीपल्स लाइफ। सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी इन द अर्ली मॉडर्न वेस्ट वॉज डिवाइडेड इंटू क्लासेस, यानी कि जो आपकी सोसाइटी थी अर्ली मॉडर्न वेस्ट की, उनको हम क्लासेस में डिवाइड किया था। एट द टॉप व द नोबिलिटी, सबसे टॉप पे आपके नोबिलिटी थे, ठीक है, जो कि लैंड को ओन करते थे और उनके पास पॉलिटिकल पावर होती थी। वो कासल्स में रहते थे या फिर लार्ज हाउसेस में रहते थे और बहुत इन्फ्लुएंशियल थे गवर्नमेंट में और मिलिट्री में। बिलो देम वर द क्लर्जी हु वर मेंबर्स ऑफ द चर्च, ठीक है। नोबिलिटी के बाद कौन आते थे, आपके क्लर्जी आते थे जो कि चर्च के मेंबर होते थे। द चर्च वॉज अ वेरी पावरफुल एंड कंट्रोल रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड इवन सम एस्पेक्ट ऑफ लॉस। चर्च क्या था, बहुत ही पावरफुल था और उन्होंने कंट्रोल किया था रिलीजियस लाइफ को, एजुकेशन को एंड इवन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ। उसके बाद आपका मिडिल क्लास आता था। तो मिडिल क्लास ऑल्सो कॉल्ड द बुर्जुआजी इंक्लूडेड द मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड प्रोफेशनल। ये ऑफन वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे जो कि टाउन्स और सिटीज में रहते थे। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड फाइनेंस, स्पेशली एज सिटीज ग्रो। एट द बॉटम वर द पेजेंट्स एंड लेबरर, यानी कि सबसे बॉटम में कौन होते थे, आपके पेजेंट्स और लेबरर्स होते थे। मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड वर्कड इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे जो ये लोग थे ये विलेजेस ही में रहते थे और एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। दे हैड वेरी लिमिटेड राइट्स एंड हैड टू पे टैक्सेस एंड रेंट्स टू द नोबिलिटी और लैंडलॉर्ड्स। इनके पास बहुत ही लिमिटेड राइट्स होते थे और इनको टैक्स और रेंट पे करना पड़ता था टू द नोबिलिटी और लैंडलॉर्ड। हाउएवर दे फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी, पर ये हैं क्या है आपके, ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को फॉर्म करते थे और क्रूशियल थे आपकी इकोनॉमी के लिए। सो द सोशल स्ट्रक्चर वॉज हाई लार्जली हायरार्किकल, यानी कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर था वो हायरार्किकल था, मीनिंग पीपल वर बॉर्न इनटू देयर क्लास एंड हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू चेंज इट। फैमिली, इनहेरिटेंस एंड बर्थ ऑफन डिटरमाइंड अ पर्सन्स पोजीशन इन द सोसाइटी, यानी कि जो आपकी फैमिली होगी, आपका इनहेरिटेंस होगा, आपका बर्थ होगा, वो आपकी पर्सन की पोजीशन को बताएगा सोसाइटी में। सोशल इंस्टीट्यूशंस, social institutions were organized or systems that guided society. One of the most important was the church, यानी कि social institution कैसे होते थे आपके, जो कि आपकी सोसाइटी को गाइड करेंगे, जैसे आपका चर्च हो गया, या ये आपकी जो डेली लाइफ थी, मोरल रूल्स थे, एजुकेशन थे और इवन पॉलिटिक्स थे, इसको शेप करते थे मॉडर्न वेस्ट में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्रोवाइडेड केयर फॉर द पुअर, सिक एंड एल्डरली। अनदर की इंस्टीट्यूशन वाज मोनार्की और रॉयल गवर्नमेंट, और जो आपके दूसरे की इंस्टीट्यूशन था वो आपका था मोनार्की और रॉयल गवर्नमेंट। किंग्स एंड क्वींस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, किंग्स और क्वीन क्या करते थे, आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे और आर्मीज को कंट्रोल करते थे। दे ऑफन वर्क विद द नोबिलिटी टू गवर्न देयर कंट्रीज, यानी कि ये क्या करते थे, नोबिलिटी के साथ काम करते थे टू गवर्न देयर कंट्रीज। गिल्ड्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक लाइफ, गिल्ड्स क्या होते थे आपके, इंपॉर्टेंट होते थे इकोनॉमिक लाइफ के लिए। ये आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु सेट रूल्स फॉर वर्क, प्राइजेस एंड ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। गिल्ड्स हेल्प मेंटेन क्वालिटी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर, गिल्ड क्या करते थे आपके, क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते थे और अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी क्या थे, सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। एजुकेशन वॉज मोस्टली कंट्रोल बाय द चर्च, एजुकेशन को मोस्टली चर्च कंट्रोल करते थे, बट ग्रोइंग सिटीज एंड ट्रेड इंक्रीज डिमांड फॉर लिटरेसी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। इन समरी वी कैन say that early modern Western society was structured by clear social classes and supported institutions like church, monarchy, guild and school. यानी कि जो आपकी अर्ली मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी थी उसको वो स्ट्रक्चर थी आपके क्लियर सोशल क्लासेस से और उनको सपोर्ट करते थे इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च, मोनार्की, गिल्ड्स एंड स्कूल्स। दीज स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन शेप्ड द डेली लाइफ, ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स थे इन्होंने उनकी डेली लाइफ, ठीक है, उसको शेप किया है, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये सबको शेप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।